Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the short lecture series on CS11 Introduction to Computing. तो आज की इस वीडियो में हम अपना मॉड्यूल नंबर 85 से लेकर 90 तक कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर क्विकली अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 85 में हम एल्गोरिदम का एक इनफॉर्मल रिव्यू देखेंगे और उसके बाद फिर कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस भी देखेंगे और फिर कुछ देखेंगे कि एल्गोरिदम जो है वो क्या होते हैं और इनके साथ कैसे काम करना है, यह सिलेक्शन कैसे है और इसके बाद एक एल्गोरिदम को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और उससे फिर बेस करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएंगी और अपने प्रोग्राम जो है वो फिर कैसे लिखे जाएंगे। तो जो सबसे पहली एक सादा सी इस्तेलाह हम इस्तेमाल करते हैं एल्गोरिदम के हवाले से, तो हम कहते हैं कि ये कोई एक स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो कि हम किसी खास काम को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी आम इस्तेलाह में या सादा इस्तेलाह में हम ये कह लेते हैं कि एक एल्गोरिदम जो है वो क्या है, एक सेट ऑफ स्टेप्स है। यानी आपने कोई काम करना है, उसके लिए आप 5-6 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। तो इन नंबर ऑफ स्टेप्स को जिस तरतीब से हम परफॉर्म करेंगे, इस सारे मरहले को हम क्या कह लेते हैं कि ये एक एल्गोरिदम है। तो मैंने जो यहाँ पे डिफरेंट एक एग्जांपल लिए, आपकी हैंडआउट से थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आपको एक और एग्जांपल से भी इसको फेमिलराइज कराऊं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है कि हम 3 नंबर्स को ऐड करेंगे और उनका असल में क्या करनी है, हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए हमारे पास जो एक एल्गोरिदम है, यानी जिस तरीक़ेकार को हम इख्तियार करते हैं, द मेथड्स वी अडॉप्ट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ गिवन 3 नंबर्स, व्हाट वी डू इन द फर्स्ट प्लेस, हम 3 नंबर्स को यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं या हम कह सकते हैं जो बंदा हमें कह रहा है कि 3 नंबर्स को ऐड करें, तो हम उन साहब से कहेंगे कि आप नंबर 1 और नंबर 2 एंड नंबर 3, यानी वो 3 नंबर्स हमें दीजिए जिनको हमें ऐड करना है। तो ये पहला तरीक़ेकार या पहला स्टेप होगा हमारा। उसके बाद अगले स्टेप में या अगले मरहले में हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को जो 3 हमने लिए हैं उनको हम ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम अगले स्टेप में जाके क्या करेंगे, जो 3 नंबर्स को ऐड करके सम निकला उसको हम डिवाइड कर देंगे 3 के ऊपर। यही हम करते हैं ना, द सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ द नंबर्स। यानी 4 नंबर हैं, उनका एवरेज निकालना है तो सम करके डिवाइडेड बाय 4। 5 हैं तो सम ऑफ 5 नंबर्स डिवाइडेड बाय 5। और जब यहाँ पे एवरेज हम निकाल चुकेंगे तो उसके बाद आखिरी मरहला हमारा क्या होगा, आखिरी स्टेप हमारा क्या होगा कि हम उस एवरेज को या जो रिजल्ट आएगा उसको हम डिस्प्ले कर देंगे या रिटर्न कर देंगे यूजर को, या आप बता देंगे। तो ये एक्चुअली जो ये स्टेप्स हमने किए हैं, ये हम कह रहे हैं ना सेट ऑफ स्टेप्स। तो हमने ये जो स्टेप्स किए हैं 3 नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, ये असल में क्या है, एक एल्गोरिदम है। सेट ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो अभी हमने स्पेसिफिक टास्क यहाँ क्या परफॉर्म किया है कि हमें 3 नंबर्स दिए गए और हमने उनकी एवरेज निकाली है और वो हमने 4 स्टेप्स में ये काम किया है। अब जो तीसरी चीज़ यहाँ डिस्कस की गई है इस मॉड्यूल के अंदर, वो ये है कि एल्गोरिथम की एग्जीक्यूशन से आपकी क्या मुराद है। अभी हम कह रहे हैं कि बार-बार ये कह रहे हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जिसको हम कह रहे हैं ये एक एल्गोरिथम है। अच्छा, ये किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे या किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो असल में जो हम ये काम कर रहे होते हैं, ये जो कंप्यूटेशन कर रहे हैं, जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं नंबर्स लेके, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन का। यानी यहाँ पे हमने नंबर लिए, उसके बाद फिर हमने उनको ऐड किया। ये नंबर लेने का मरहला, ऐड करने का प्रोसेस, डिवाइड बाय 3 करने का प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस क्या है, एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन है। हमारा मॉड्यूल नंबर जो 86 है उसमें थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो दी गई है एल्गोरिथम की। तो 3 पीसेस में मैंने यहाँ पे डिवाइड की है फॉर्मल डेफिनेशन को एल्गोरिथम की। आप चाहें तो अपनी हैंडआउट वाली फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको ये बेहतर या अच्छी लगती है, ये इससे समझ आती है, तो आप ये वाली भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बार-बार यही कह रहे हैं कि एल्गोरिथम क्या है, एक सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी ना किसी ऑर्डर में तरतीब दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपके दिल चाहे आप कुछ और कर लें, फिर आप कुछ और कर लें, नहीं। हम एवरेज की एग्जांपल दोबारा लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम 3 नंबर लें और तीनों को डिवाइड कर दें 3 के ऊपर और फिर जाके सम करें, ऐसा नहीं होगा। एल्गोरिथम एवरेज निकालने का सेम ही रहेगा, वो नंबर 3 है या 4 है। पहले मरले में हमें नंबर लेने पड़ेंगे यूजर से जिसको हमने इनपुट कहा। दूसरे स्टेप पे जाके या दूसरे मरहले में हम उन नंबर्स को ऐड करेंगे एंड एट द थर्ड वी विल डिवाइड द सम बाय 3 और 4 और 5 एंड देन लास्टली वी विल प्रिंट और रिटर्न द रिजल्ट। तो ये एक जो ऑर्डर, एक तरतीब है, ये क्या है,
हम बार-बार ये कह रहे हैं ये स्पेसिफिक है, मखसूस है, इसमें इस तरतीब को छेड़ा नहीं जा सकता, तब्दील नहीं किया जा सकता है। अच्छा, सेकंड देखते हैं, ईच स्टेप इज़ अनएम्बिगुअस। इसका मतलब कि हर स्टेप क्या है? क्लियर है, कंसाइज़ है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इबहाम है, हमें कन्फ्यूजन हो रही है, शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो, नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक एल्गोरिदम को बिल्कुल अनएम्बिगुअस होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई उसमें इबहाम नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी कन्फ्यूजन, वही हम बात कर रहे हैं। इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर और इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब आप किसी को काम कहते हैं और उनको वो काम क्लियर नहीं है कि असल में करना क्या है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब दोबारा आके उनसे पूछते हैं कि साहब आपने ये काम नहीं किया, और वो आपसे ये सवाल करेंगे ना कि मैं समझ नहीं पाया आपका मतलब क्या था? तो अब आप दोबारा उस इंस्ट्रक्शंस को क्लियर करेंगे आप, तो वो साहब जब कंप्लीटली उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, फिर आप तवक्को कर सकते हैं कि अब ये काम शायद कर लें। एंड नंबर थर्ड, इट इंश्योर द प्रोसेस इज कंप्लीटेड एंड प्रोवाइड ए रिजल्ट। यानी ऐसा नहीं है कि एक एल्गोरिदम सही भी था, नंबर ऑफ स्टेप्स भी थे, वो अनएम्बिगुअस भी था, वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूट होता रहा और होता जा रहा है, ना तो एंड हो रहा है और ना वो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये फिर एल्गोरिदम तो ना हुआ। एल्गोरिदम को चलना चाहिए और खत्म होके कोई एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। हम यहाँ पे ऊपर ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो एक थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होती है कि एक ऑर्डर लफ्ज़ है और एक सीक्वेंस लफ्ज़ है। तो दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं। आपकी हैंडआउट में भी ये डिफरेंशिएशन लिखी हुई है, वहाँ थोड़ी-सी ट्रिकी है, तो इसको मैंने थोड़ा-सा आसान किया है। देखिए, ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं ना, तो ऑर्डर का मतलब ये है कि ये कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, जहाँ टास्क एग्ज़ीक्यूट होंगे एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कोई स्ट्रिक्ट लीनियर पैथ फॉलो करें। ये लीनियर पैथ का लफ्ज़ दोबारा देखिएगा। लीनियर पैथ से मुराद ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तरतीब रहेगी। 2 उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक फर्स्ट ना हो, 3 उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक कि सेकंड ना हो, और 4 ही करना पड़ेगा जब तक 3 ना हो, और इस तरह 5 को आपको करना ही करना है, 6, 7 एंड 8। ये क्या है कि लीनियर पैथ है। इस ऑर्डर से मुराद क्या है कि आपके टास्क लॉजिकली तरतीब दिए जाएँगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो एक लीनियर पैथ को ही फॉलो करें। सीक्वेंस के केस में अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कैसे करेंगे? लीनियर प्रोग्रेशन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है? लीनियर प्रोग्रेशन है। यानी प्रोग्रेशन से मतलब तरक्की, ट्रांजिशन, एक नंबर, एक स्टेट, एक फेज से लेकर दूसरे फेज तक। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ईच टास्क दैट स्ट्रिक्टली फॉलोज द प्रीवियस, हर सूरत ऐसा होगा कि हर अगला टास्क पिछले को ही फॉलो करेगा। ऑर्डर के अंदर हमारी तरतीब थोड़ी-सी डिफरेंट हो सकती है, बट दैट शुड बी अ लॉजिकल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लीनियर हो। सीक्वेंस की हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें एक-एक नंबर को विज़िट करके जाना पड़ेगा, एक-एक फेज़ से गुज़र के जाना पड़ेगा, कोई भी स्किप नहीं कर सकते हम। ऑर्डर और सीक्वेंस में एक थोड़ा-सा डिफरेंशिएशन। अब हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन से हमारी क्या मुराद होगी। एग्जीक्यूशन जैसे अभी हमने कहा कि हमने अपने नंबर की जो एवरेज निकालनी है, उस एग्जाम्पल में हम इनपुट लेंगे, ऐड करेंगे, नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये सारा मरला जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये हमारी क्या होगी? एग्जीक्यूशन। जिस दौरान हम ये पूरा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है जी? आपके टास्क की एग्जीक्यूशन हो रही है। अगला कैरेक्टरिस्टिक जो एक एल्गोरिदम का होता है, वो उसको हमने कहा कि उसको क्या होना चाहिए? अनएम्बिगुअस, यानी उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और प्रीसाइज होना चाहिए। चाय का एक कप लाइए, पत्ती ज्यादा हो, चीनी कम हो, ये क्या है? प्रीसाइज है। और मैं अगर कह दूं चाय का कप लाइए, बस ये क्या है? ये इसमें इबहाम है। आप चाय कैसी पीते हैं? पत्ती ज्यादा पीते हैं, चीनी कम पीते हैं, चीनी ज़्यादा पीते हैं, दूध ज़्यादा डालते हैं या थोड़ी-सी पतली चाय पीते हैं, कैफ़े वाली पीते हैं, सही है? तो जो बंदा चाय लाने वाला है, वो बेचारा कन्फ्यूज़ है कि चाय पता नहीं किस तरह की दूँ मैं साहब को। तो हम यही कह रहे हैं कि इसको इनफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि एग्ज़ैक्टली क्या एक्शन परफ़ॉर्म करना है, हर स्टेप के ऊपर ये क्या होगा? क्लियर हो जाएगा।
अभी हमने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गोरिदम का वो ये है कि उसको चलना चाहिए और कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए, उसको टर्मिनेट होना चाहिए या उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप होना चाहिए या कंप्लीट होना चाहिए, ज्यादा बेहतर लफ्ज है। तो एग्जीक्यूशन जो है वो जब होगी किसी एक वक्त में वो खत्म भी होगी और उसके खत्म होने की क्या निशानी होगी, वो किसी न किसी एंड पे पहुंचेगा और हमें कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करके डिलीवर कर देगा। अभी हम नंबर की एवरेज की एग्जांपल लें तो हमने कहा कि हम 3 नंबर का एवरेज निकाल के नंबर यूजर को डिस्प्ले कर देंगे या रिटर्न कर देंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल नंबर 87 है उसमें एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ एल्गोरिदम की थोड़ी डिस्कस की हुई है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं कोशिश करता हूँ उसको आसान करने की। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद ये होती है कि कोई ऐसी चीज जो कॉन्सेप्चुअल है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं सबसे आसान मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप खाने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि खाना लग गया है या खाना बना दिया जाए, तो खाना इटसेल्फ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। यानी खाने के नाम पे बिरयानी भी सर्व की जा सकती है, पुलाव भी सर्व किया जा सकता है, कोरमा भी सर्व किया जा सकता है। इसी तरह से ही एल्गोरिदम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुअल चीज है। तो इसका मतलब यह है कि फिर किसी तरह से इसको रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना हमें। यानी भूख का लफ्ज जो है वो हमने सुन लिया कि एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कैनवस पे लाना हो या उसको थोड़ा सा दिखाना हो तो किसी ना किसी तरह से एक आर्टिस्ट उसको दिखाएगा ना। तो ऐसे ही हमें देखना है कि एल्गोरिदम की रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह की होगी। यहाँ मैंने एक और एग्जांपल देने की कोशिश की है कि एक जो स्टोरी हो सकती है, आप ये समझ लीजिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एक कंसेप्चुअल चीज है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जब हम लिखते हैं तो हम उसका कोई ना कोई फार्मूला बना सकते हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की। अच्छा, दूसरी चीज अभी हमने कहा कि खाने को जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम रोटी भी रख सकते हैं, हम चावल भी रख सकते हैं। तो देखिए खाना जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन रोटी, चावल, सैलड, बारबेक्यू ये क्या है, चेंज हो सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सेम रहता है लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब थोड़ी सी कुछ बात वाजे हो गई होगी ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और उसकी रिप्रेजेंटेशन से। यही हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि असल में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कम्युनिकेट करना, उसको कैनवस पे लाना या उसको रिप्रेजेंट करना सिंबॉलिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा अब इसको 2-3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमारे जितने भी कंसेप्चुअल चीजें हैं या एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल्स आर नीडेड फॉर डिफरेंट ऑडियंस। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट है वो किसी एक्सपर्ट को देना है जिसको हम कहते हैं एसएमईज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए हम कुछ और डिटेल डालेंगे या वो थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी। जबकि एक लेमैन को अगर वही कॉन्सेप्ट हमें देना पड़े तो शायद हम ज्यादा डिटेल डालें। तो ये एक तो ये चीज है। दूसरा, हमने ऊपर अभी बात की ना कि किसी चीज को हल करने के लिए जो एल्गोरिदम हम यूज करेंगे वो तो सेम रहेगा। हाँ, अलबत्ता उसकी रिप्रेजेंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं। ये हम आगे चल के और डिटेल में देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो किन तरीकों से की जा सकती है और वो कब और कैसे कैसे थोड़ी थोड़ी तब्दील की जा सकती है। आपके हैंडआउट में 3 चीजें अलग अलग डिस्कस की हुई हैं। एक एल्गोरिदम है, एक प्रोग्राम है और एक प्रोसेस है। इन तीनों में बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है। तो ये एक्सचेंजेबल या रिप्लेसेबल नहीं है, तीनों कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हैं। तो मैंने कोशिश की आपको थोड़ा सा बिल्कुल सिंपलीफाई करके बता सकूं। मिसाल के तौर पे सबसे पहला एल्गोरिदम को हम कह रहे हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं या कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो ये हो गया हमारा एल्गोरिदम। अब एक एल्गोरिदम को जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं या फॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों सूरतों में हम ये कहते हैं कि हमने एक एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए एक प्रोग्राम बना लिया है। मिसाल के तौर पे अगली क्लासेस में आप जाएंगे तो आप वहां जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास सॉर्टिंग के यानी डेटा सॉर्ट करने के डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। मिसाल के तौर पे बबल सॉर्ट है, आपके पास क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है और इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है। ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स है सॉर्टिंग के। तो ये हमारे एल्गोरिदम हो गए। अब इन बबल सॉर्ट को, क्विक सॉर्ट को
सिलेक्शन सॉर्ट को जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर्मल तरीके से लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा प्रोग्राम है, यानी हमने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर लिया है, तो हमारा ये क्या बन गया, एक प्रोग्राम बन गया। इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे या चलाएंगे अपने कंप्यूटर में, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, एक प्रोसेस हो गया। हमारे प्रोसेस की डेफिनेशन यही आपने पढ़ी है इसमें CS 101 में, कि एक जो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या है, एल्गोरिदम है। किसी लैंग्वेज में डाल दिया हमने इसको या फॉर्मल तरीके से लिख दिया है, तो ये क्या हो गया, प्रोग्राम। और उसको जब चला दिया कंप्यूटर में, तो ये क्या हो गया, प्रोसेस। तो यूं एल्गोरिदम नीचे आया, प्रोग्राम में कन्वर्ट हुआ, और प्रोग्राम जब चला तो क्या बन गया, प्रोसेस। तो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी सी चीजें शायद क्लियर हुई हों इंशाल्लाह। तो यूं ये 87 जो है हमारा मॉड्यूल यहाँ पे खत्म होता है। मॉड्यूल नंबर 88 में जो प्रिमिटिव्स डिस्कस हुए हुए हैं एल्गोरिदम के, वो हम देख लेते हैं। यानी किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए होते हैं। ये प्रिमिटिव्स का जो लफ्ज है ना, ये थोड़ा सा अगेन कॉन्सेप्ट ही है। इसका मतलब ये होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी मैंने कोई लफ्ज लिखना है तो उसके लिए हरूफ ताजी चाहिए होगी, उनको मैं इकट्ठा करूंगा और मैं एक लफ्ज लिख दूंगा। तो आप ये समझ लीजिए, जो एल्गोरिदम है एक लफ्ज है और प्रिमिटिव्स क्या है, उसके अल्फाबेट्स हैं। यानी कितनी चीजें हैं जिनको हम यूज करके एक एल्गोरिदम को लिखेंगे। एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के जो यूनिट्स हैं हमारे पास, बिट्स एंड पीसेस हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो हमारे प्रिमिटिव्स कहलाते हैं। तो यहाँ एक इंट्रो से बात हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एल्गोरिदम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर। हम उनके लिए पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, कोई और स्पेशल लैंग्वेजेस में सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये क्या है, एल्गोरिदम है। और इसमें इस रिप्रेजेंटेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अगर हमारी टर्मिनोलॉजी क्या होगी, एम्बिगुअस होगी या फिर उसकी डिटेल कम होगी। तो ये एक सिंपल इंट्रो हो गया हमारा कि हमने लैंग्वेज से एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कैसे करना है। यानी एक तो ये है कि टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर हो, हमारी डिटेल पूरी हो, और रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके मीनिंग, उनकी यूनिट, उनकी रिप्रेजेंटेशन वो अपने तौर पे क्लियर है, तो फिर हम एक एल्गोरिदम को लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर सकेंगे। अभी हम प्रिमिटिव्स की बात कर रहे हैं कि ये हमारी क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसका मतलब ये है कि एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स लेंगे, उनके अंदर दो चीजें होती हैं और होनी चाहिए। पहले को हम कह रहे हैं कि सिंटैक्स, यानी उसको लिखा कैसे जाएगा, उसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे की जाएगी। मैं एक और मिसाल देता हूँ आसान समझाने के लिए। इंग्लिश में अगर आपको कहूँ कि आप इंग्लिश लिखिए और ये लिखिए कि उसके पास एक कार है, और अगर मेरे जैसे बंदे को कहें तो मैं शायद हो सकता है लिख दूं ही हैव ए कार, और आप फौरन कहेंगे कि साहब आपने गलत लिखा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही के साथ हैज आता है, ही हैज ए कार। तो ही के साथ हैज लगना है, ये किसने आपको बताया, इंग्लिश लैंग्वेज के रूल ने। और रूल को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है। तो इसी तरह एल्गोरिदम को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक चीज उनकी क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी कि उनको लिखा कैसे जाएगा, ये क्या रहेगा, सिंटैक्स। दूसरी चीज जो होगी इन प्रिमिटिव्स के अंदर या इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर, वो हम कह रहे हैं कि सिमेंटिक्स होगी। और सिमेंटिक्स का क्या मतलब होगा, इसका लफ्ज का मीनिंग क्या है। एक प्याला है, हम में से छोटे बड़े सबको पता है कि ये प्याला है, इससे पानी पिया जा सकता है, चाय पी जा सकती है, कोई शोरबा या सूप यखनी ये पिया जा सकता है। तो ये किसी लिक्विड को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये क्या है, हमारी पंजाबी या उर्दू जुबान में या हमारे कल्चर में उस प्याले के सिमेंटिक्स हैं कि उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका मीनिंग क्या है। टेबल है, उसके सिमेंटिक्स अलग हैं, इसी तरह हर चीज के सिमेंटिक्स हैं। तो ये दो चीजें होगी हमारे एल्गोरिथम से रिलेटेड। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये जो दोनों चीजें अभी हमने बात की है ना, इसको कंबाइन करके हम कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं या इनको यूज करके। और जो हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रिमिटिव्स जो हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। आप लोगों में से शायद कोई फेमिलियर हो हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ, तो वहाँ इंस्ट्रक्शन कदरे ह्यूमन रीडेबल होती हैं। जैसे आसान एग्जांपल लें तो जावा हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, और शायद आप में से कोई पाइथन का सिंटैक्स जानता हो या कभी देखा हो आपने। इवन प्रिंट एफ की स्टेटमेंट सी की है, वो बड़ी सिमिलर है, ये फेमिलियर है हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के साथ। और अगर हमें यही प्रिमिटिव्स लो लेवल लैंग्वेज के साथ लिखने पड़े तो ये बहुत टीडियस है। यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में यही प्रिमिटिव्स लिखने पड़े तो बहुत कम्प्लेक्स या मुश्किल हो जाती है बात।
89 में भी हम इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हैं और वो हमारा क्या कॉन्सेप्ट सूडो कोड है। सूडो कोड ये है कि हम एक खास जुबान इस्तेमाल करते हैं और वो लैंग्वेज के भी थोड़ी करीब होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी और ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के भी करीब होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डू दिस अंटिल दिस कंडीशन मीट। तो अब ये थोड़ी सी कुछ लैंग्वेज में भी समझ आती है बात, क्योंकि लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस भी इस तरह से लिखी जाती हैं और ये ह्यूमन रीडेबल भी है। यानी एक मेरे जैसा जिसको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी नहीं आती, वो भी समझ सकता है कि आप ये लिख रहे हैं कि ये काम उस वक्त तक कीजिए जब तक कि ये फलां कंडीशन मेट नहीं हो जाती। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक सिंप्लीफाइड है और ये एक इनफॉर्मल तरीका है आपने किसी एल्गोरिदम को लिखना है। लेकिन आम तौर पे ये कब लिखा जाता है या सूडो कोड कब बनाया जाता है, जब आपने एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलपमेंट के लिए जब आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि इसके लिए डिफरेंट स्टाइल यूज होते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। पाइथन के लिए थोड़ा सा सूडो कोड का स्टाइल डिफरेंट है, जावा के लिए कदर मुख्तलिफ है और सी या सी प्लस प्लस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन अगर आप एक में भी सूडो कोड लिखना जानते हैं तो आप बाकी लिखे हुए सूडो कोड या किसी भी और लैंग्वेज के लिए अगर स्पेसिफिक सूडो कोड लिखा हो तो आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जो की फीचर्स आपको दो याद रखने हैं या आपके जेहन में होने चाहिए वो ये है कि एक तो जो स्टाइल भी आप लें उसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। यानी आपने एक स्टाइल फॉलो किया तो आप थ्रू आउट उसी को फॉलो कीजिए। और वो स्टाइल क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, उसको पूरी इंफॉर्मेशन सही देनी चाहिए। और आपने किस चीज पे फोकस करना है, क्लैरिटी के ऊपर, कि आप जो सूडो कोड लिख रहे हैं वो आपका पूरा एल्गोरिदम सही रिप्रेजेंट कर रहा हो। और मैं जैसे पहले बात की है कि चूंकि ये इनफॉर्मल है इसलिए इतनी ज्यादा सिंटैक्स की स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव है सूडो लिखने का वो यही है कि आपका लिखा हुआ सूडो कोड जो किसी भी एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर रहा है उस सूडो कोड को इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। बस ये चीज इतनी चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल हम देखते हैं क्विकली सूडो कोड के लिए। तो सबसे आसान मिसाल हमारे पास क्या होती है, लैंग्वेज में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल के अंदर हम कुछ रिजल्ट डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करते हैं, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर। और लेफ्ट साइड के अंदर जिस वेरिएबल के अंदर रिजल्ट या वैल्यू जानी होती है वो लिखते हैं और राइट साइड के ऊपर हम अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं जो वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो यूं वैल्यू यहाँ से इसमें चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो ये सूडो कोड से ये बता रहा है कि इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे कोई वेरिएबल है, राइट साइड पे जो वैल्यू बनेगी कैलकुलेट होगी वो हमारे इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे वेरिएबल में चली जाएगी या स्टोर हो जाएगी या असाइन हो जाएगी। इसी तरह लैंग्वेज में चेक करना पड़ता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई कंडीशन वेरीफाई करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि अगर सैलरी इतनी है तो टैक्स लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। तो ये क्या बनी, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो लैंग्वेज में इसको क्या करते हैं, इफ के साथ चेक किया जाता है। तो हम सूडो में लिख सकते हैं कि इफ हमारी कोई कंडीशन, और ये कंडीशन क्या हो सकती है, सैलरी इज ग्रेटर देन 100,000, कि 1 लाख रुपए से सैलरी ज्यादा है तो क्या करो, टैक्स कैलकुलेट करो। और अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन गलत है, तो आप कहाँ पे आगे, एल्स के ऊपर, यानी फिर सैलरी आपकी लाख से कम है तो फिर हो सकता है यहाँ पे लिखा हो कि आप टैक्स कैलकुलेट ना करें। तो ये क्या हो गया, एक कंडीशनल एक कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इस तरह इसको सूडो कोड या लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसी सूडो कोड की रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे मॉड्यूल नंबर 90 के अंदर भी। अब यहाँ कंडीशन के बाद हमारे पास व्हाइल का स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्ट है। व्हाइल का स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं, ये हमारा रेपिटेशन स्ट्रक्चर है। यानी एक ब्लॉक को, एक स्टेटमेंट को अगर हमें रिपीट करना हो, एक सेट ऑफ एक्शन को हमें बार बार दोहराना हो, जब तक कि कोई कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। और जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, वो काम बंद हो जाएगा, रिपीट अब नहीं होगा। अच्छा, व्हाइल ये कब जरूरी है या कब हम यूज कर सकते हैं, जब हमें नहीं पता कि हमने ये काम कितनी बार रिपीट करना है। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं क्विकली। सिंटैक्स में हम क्या लिखेंगे, व्हाइल ये कीवर्ड आ गया और कंडीशन, ये वो वाली कंडीशन है जो हम कह रहे हैं कि जब तक ये ट्रू रहेगी और जब फॉल्स हो जाएगी तो हम रिपीट करना बंद कर देंगे। तो ये कंडीशन आ गई और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहेंगे वो हम यहाँ लिख लेंगे। एक एग्जांपल मैंने लिखी है आपको समझाने के लिए। हम कहते हैं जी कि अगर कोई बंदा एटीएम पे आ रहा है तो आप चेक करो कि जब तक उसका बैलेंस 0 से बड़ा है उसको पेमेंट करते रहो। और जो वो पेमेंट कर रहा है या पैसे निकलवा रहा है, जो उसका बैलेंस है उसमें से माइनस करके वापस किस में डाल दो, बैलेंस के अंदर। और फिर चेक करो कि अभी
अब जो अगली पेमेंट वो कर रहा है, अभी भी उसका बैलेंस जीरो से नेगेटिव में नहीं गया, पॉजिटिव ही है। फिर क्या कर दो, पेमेंट उसको करने दो, शॉपिंग करने दो, और फिर ये सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और कंडीशन क्या है, जब तक के बैलेंस नेगेटिव नहीं हो जाता या जीरो नहीं हो जाता, और खुदा ना खास्ता उस बंदे का बैलेंस जीरो हो गया, अब वो मेक पेमेंट नहीं कर सकता, अब ये एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये क्या हुआ, जब तक ये कंडीशन ट्रू रही वो काम होता रहा, और जैसे वो कंडीशन फॉल्स हुई अब वो एक्टिविटी नहीं होगी, वो रेपिटिशन वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, टर्मिनेट हो गई, हाल्ट हो गई, सस्पेंड हो गई, या बिल्कुल खत्म हो गई, रुक गई। तो ये क्या हुआ, वाइल का रिपीटिशन स्ट्रक्चर इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन या सूडो कोड। तो यहाँ हमारा मॉड्यूल नंबर 90 जो है वो खत्म होता है। हमने कोशिश तो की है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकें, किस हद तक कर सकें, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इन मॉड्यूल्स में से, इस कंटेंट में से जो हमने रिव्यू किया, आपका कोई सवाल हो, कोई सजेशन, फीडबैक, रिकमेंडेशन देना चाहें वीडियो के ऊपर, तो मोर देन वेलकम, आप ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करते रहेंगे आपकी फीडबैक को सामने रखते हुए हम इंशाल्लाह इस कंटेंट को और बेहतर, अच्छा, इंगेजिंग और प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। कंटेंट को रिव्यू कीजिएगा। एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके आगे फ्यूचर के प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रिटिकल है। इसको जरा अच्छी तरह से देखिएगा। अगली दफ़ा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी इसी को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे अगली वीडियो है उसमें इस कॉन्सेप्ट को क्लोज कर सके या फिर कंप्लीट कर सकें। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। आई विल टॉक टू यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।